हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। एमपीपीएससी की जी की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। ये इसका चौथा भाग है। लगातार इसके 3 वीडियो आ चुके हैं जिसमें कि मैंने 30-30 क्वेश्चंस मध्य प्रदेश एमपीपीएससी की जो क्वेश्चंस आते हैं उस पर ये सीरीज बन रही है। और ये फर्स्ट पेपर का पूरा मैंने जी की सीरीज तैयार किया है जिसमें कि लगातार ये मैं सीरीज लेकर आ रहा हूँ। तो जो भी विद्यार्थी हैं जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो सारे विद्यार्थी के लिए ये एक अमृत बाण साबित हो सकता है, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं एमपीपीएससी के नवीन पाठ्यक्रम के साथ में मैं लेके आया हूँ, जो कि अभी 2020 में नया सिलेबस आया है, उसके अकॉर्डिंगली मैंने पूरा ये तैयार किया हुआ है। तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ में वीडियो को शेयर भी करें अन्य ग्रुप्स में, जिससे कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देख पाएँ। लगातार मेरी सीरीज से जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें। ऑल नोटिफिकेशन के साथ में रेडियो बटन होगा ऑल, उसके साथ में आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको जितने भी मैं वीडियोस बनाऊंगा मध्य प्रदेश एमपीपीएससी से और एमपीजीके से रिलेटेड, तो सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलेंगे और सारे वीडियोस आप समय पर देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करता हूं ये चौथा भाग, जिसमें कि अगले 30 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स के फर्स्ट पेपर के लेकर आया हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लीजिए, पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त या फिर हर्षवर्धन? तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? तो वो है अशोक। जो सम्राट अशोक है उसको प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय के रूप में जाना गया है। ठीक है, सम्राट अशोक जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में बिंदुसार, फिर सम्राट अशोक। ठीक है ना, बिंदुसार के पुत्र थे सम्राट अशोक, जिसने कि पूरे भारत में राज किया था और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया था। और कई अब अभिलेखों में और कई जगह पे इनके जो स्तूप हैं जो कि बौद्ध स्तूप का भी निर्माण उन्होंने करवाया, जैसे कि गुर्जरा दतिया में, ठीक है ना, सतना में, भारूत जो है सतना में स्थित है वहां पर, और सांची में। तो इस तरीके से देश विदेशों में भी इन्होंने पूरा का पूरा प्रचार कराया। विदेश में देखा जाए तो नेपाल, चीन, इधर नीचे श्रीलंका, म्यांमार, यहाँ तक समुद्रगुप्त ने बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया था। ठीक है, तो दिस इज द रियल फैक्ट जो मैंने आपको बताया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय भोपाल के पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? भोपाल को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, जो भोपाल में स्थित है? ठीक है ना, राज्य संग्रहालय भोपाल जो स्थित है। किंग जॉर्ज संग्रहालय, एडवर्ड संग्रहालय, वाणकर संग्रहालय या फिर भंडारकर संग्रहालय? तो इसका सही उत्तर क्या है? एडवर्ड संग्रहालय। पहले इसको एडवर्ड संग्रहालय के नाम पर जाना जाता था, बाद में फिर से राज्य संग्रहालय भोपाल के नाम पर इसको कन्वर्ट किया गया, उसका नाम बदल दिया गया था। अगला क्वेश्चन आ गया, शाहनामा के लेखक कौन था? उत्बी, फिरदौसी, अलबरूनी या फिर बरनी? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है फिरदौसी। फिरदौसी था शाहनामा का लेखक, शाहनामा जिसने की लिखी थी। और ये जो महमूद गजनबी है, जिसको कि मोहम्मद गौरी बोलते हैं, मोहम्मद गौरी के नाम पर जो भारत में आया था और इसका नाम महमूद गजनबी था। ठीक है ना, उसके ये दरबार में दरबारी कवि था। ठीक है ना, ये था ये दरबारी कवि था। ठीक है, फिरदौसी, और उसी ने शाहनामा लिखा था। याद रखिएगा, महमूद गजनबी के दरबार में ये दरबारी कवि था। अगला क्वेश्चन आ गया, विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा की कब समाप्ति की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है, 1885, 1825, 1827, 1829 या फिर 1830 ईस्वी में? तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? तो वो है सी, 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा की समाप्ति की गई थी। ठीक है ना, और ये जो सती प्रथा है, इसके लिए भारत के राजा राम मोहन राय, ये भी याद रखेगा, राजा राम मोहन राय, ठीक है ना, इन्होंने पूरे प्रयास किए थे और अंग्रेजों के साथ में मिलकर इन्होंने ये सती प्रथा का अंत किया था। ठीक है, और ये जो सती प्रथा का अंत है, ये उस समय का जो एक्ट था, सती प्रथा एक्ट, इन्होंने बनाया था। ये भी याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है। सती प्रथा एक्ट 17 के तहत ये बहुत ही जघन्य अपराध था। अगर कोई इस तरीके की कार में किसी स्त्री को धकेलता था तो उसको कड़ा सा कड़ा, ठीक है ना, दंड दिया जाता था, बहुत ही कड़ी सजा दी जाती थी। ठीक है ना, तो इसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था
बिलियन बैटिंग के समय में। कब? 1829 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सन भी, और साथ में ये सती प्रथा का जो एक्ट है धारा 17। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, इंडिका का लेखक कौन था? इंडिका जो पुस्तिका थी इसको किसने लिखा था? प्लूटार्क ने, जस्टिन ने, हेलोडोरियस ने या फिर मेगास्थनीज ने? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज ने लिखा था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल के समय का था। ठीक है ना, और ये जो राजदूत था ये किसका? सेल्यूकस निकेटर का। ठीक है ना, जिसको कि चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। ठीक है ना, सेल्यूकस याद रखिएगा, निकेटर नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि निकेटर, हाँ, सेल्यूकस निकेटर, क्योंकि ये क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, इसलिए इसको आपको ऐसे ही याद जरूर रखना है। ठीक है ना, सेल्यूकस निकेटर का ये राज का था और उसने ही मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा था। ठीक है ना, और उसके बाद में सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी का भी विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में करवाया था, एक संधि की थी। ठीक है, तो ऑल दीज आर फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी ने लिखी थी इंडिका पुस्तिका, जिसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूरी जानकारी उसमें बताई गई है कि किस तरीके का शासन था, कौन कौन से नियम थे, तो ये सारी चीजों की जानकारी उसमें बताई गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1753, 70, 57, 1764 या 1773? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो वो है 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, और ये रेगुलेटिंग एक्ट भारत पर प्रशासन करने की व्यवस्था थी ये। ठीक है ना, भारत में ये प्रशासन करने के लिए ये पूरी व्यवस्था की गई थी, और इसमें कंपनी के संविधान, कंपनी तथा सरकार के बीच में जो संबंध थे, सरकार के मध्य में जो संबंध स्थापित करने के लिए ये रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। ठीक है ना, ये याद रखिएगा, ये 1773 ईस्वी में ये रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? अकबर का, जहांगीर का, शाहजहां का या फिर बहादुर शाह प्रथम का? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है जहांगीर। ठीक है ना, जहांगीर का ये पुत्र था, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये जो खुसरो था, इसका पूरा नाम जो था वो था शाहजहां खुसरो। ठीक है ना, अगर पूरा नाम लिखा जाए तो पूरा नाम भी कभी कभी पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है, शाहजहां खुसरो नाम था इसका, और इसकी हत्या करवा दी गई थी। सबसे पहले तो जो जहांगीर का एक और बेटा था, जिसका नाम था खुर्रम, खुर्रम था, तो खुर्रम ने सबसे पहले शाहजहां खुसरो को अंधा करवा दिया था। ठीक है ना, और उसके बाद में, ठीक है ना, इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना, अंधा करवाया, उसके बाद में ये मारा गया, और उसके बाद में इसको इलाहाबाद में दफनाया गया था। इलाहाबाद जो कि इस समय का प्रयागराज है, वहां पर इसको दफना दिया गया था। तो ये सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिएगा। खुसरो मुगल बादशाह जहांगीर का बेटा था। ठीक है ना, जहांगीर का पुत्र। अगला क्वेश्चन आ गया, कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन बने हैं। रंगीला बादशाह किसको कहते थे? है ना, फर्रुखसियार को, रफी उद दराजत या मोहम्मद शाह या फिर रफी उद दौला? तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो था उसको रंगीला बादशाह के नाम से जाने जाते थे। ठीक है ना, और ये मुगल बादशाह था। ठीक है ना, सबसे बड़ी बात, मुगल बादशाह था, और ये उत्तरवर्ती यानी कि उत्तरी क्षेत्र में, ठीक है ना, इसको उत्तरवर्ती जो क्षेत्र था, ठीक है ना, वहां का ये मुगल बादशाह था, और इसने वहां पर 1719 से लेके, ठीक है ना, 1748 तक ये बादशाह रहा। ठीक है, और ये रंगीला इसलिए कहते थे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा विलासितापूर्ण जिंदगी इसने जी। ठीक है ना, और ये हमेशा युवतियों का शौकीन रहा, यानी कि पूरी तरीके से भोग विलासिता में ये अपना इसने जीवन गुजारा था, इसलिए इसका नाम रंगीला बादशाह के नाम पर इसको जाने जाने लगा। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? गुरु रामदास, गुरु अमरदास, गुरु हरराय या फिर गुरु
अंगद को, यानी कि गुरु नानक के बाद में जो अगला गुरु था वो कौन था, यानी गुरु नानक ने किसको अपना उत्तराधिकारी बनाया था, तो वो था गुरु अंगद। ठीक है ना, गुरु अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। और जैसा कि आपको अगर पता है, सिख समुदाय में, ठीक है ना, सिख जो धर्म है इसमें टोटल कितने 10 गुरु रहे हैं। ठीक है ना, 10 गुरुओं में से सबसे पहले गुरु थे गुरु नानक, उसके बाद में दूसरे उत्तराधिकारी रहे अंगद। ठीक है ना, और इनका जो नाम लहना भी था, लहना नाम से भी इनको जानते थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। गुरु अंगद का दूसरा नाम क्या है, तो यह है लहना। ऐसा भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्लियर हो गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी पाए जाते हैं, पिग्मी। ठीक है ना, पिग्मी प्रजाति के जो क्षेत्र है वो पिग्मी कहाँ पाए जाते हैं, सहारा, कालाहारी, विषुवत रेखीय वन या फिर पैम्पास। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर है विषुवत रेखीय वन में ये पिग्मी पाए जाते हैं। और विषुवत रेखीय जो वन है वो कहाँ पर है, ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना, जो ऑस्ट्रेलिया कंट्री है वो विषुवत रेखा पर है। ठीक है, तो वहां पर ये पिग्मी पाए जाते हैं, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन बनता है। प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, भूमध्य सागर में या फिर अटलांटिक महासागर में। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है प्रशांत महासागर, दिस इज द करेक्ट आंसर। और ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया के जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वहां पर स्थित है, दिस इज द करेक्ट आंसर। और ये भी याद रखना है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है ना, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ठीक है ना, वहां पर ये बहुत बड़ी क्षेत्र में ना विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ बोली जाती है इसको, इसलिए बोलते हैं इसे ग्रेट बैरियर रीफ। यहाँ पर कोरल, ठीक है ना, कोरल जो एक स्पेशल स्टोन होता है वो यहाँ पर समुद्र के अंदर में पाया जाता है। और विश्व की सबसे लंबी और सबसे बड़ी ये कोरल रीफ है यहाँ पर, जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी लाया है आपके लिए फ्री प्लान, जिसमें आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। उसी के साथ में आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव एक्सेस, लाइव डाउट क्लियरिंग के साथ में, और 20,000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट और उनके एनालिसिस, और भी बहुत कुछ। तो फ्री प्लान एक्सेस करने के लिए डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप आज ही और यूज करें मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जो कि रेड कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। दोस्तों एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है, अगर आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी अब सबके लिए लेकर आया है 5 दिन का फ्री एमसीक्यू फेस्टिवल। ये होगा 23 जनवरी से लेके 27 जनवरी तक। इसमें होंगे हर दिन 50 से ज्यादा लाइव सेशंस बाय टॉप एजुकेटर्स, और इसमें पूरा सिलेबस कवर होगा एमपीपीएससी प्रीलिम्स और अदर एग्जाम्स का। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा चांस है अपनी प्रिपरेशन को बाकियों से आगे बढ़ने का, इसको मिस ना करें और आज ही एनरोल करें फ्री एमसीक्यू फेस्टिवल्स में। क्या आप अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए मॉक टेस्ट ढूंढ रहे हैं, तो अनअकैडमी लेकर आया है एमपीपीएससी प्रीलिम्स की फुल लेंथ टेस्ट। इसमें आपको मिलेंगे 50 से ज्यादा लाइव मॉक टेस्ट और एक्सेस मिलेगा 20 से ज्यादा फुल लेंथ मॉक टेस्ट का, जो कि पिछले महीने ही लाइव हुए हैं। यही नहीं, टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा अनअकैडमी का 1 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन प्लान। तो आज ही अपनी जीत की तैयारी दर्ज करें अनअकैडमी के साथ। तो आइए जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो कि आपकी हर जरूरत के लिए परफेक्ट हैं। जी हाँ दोस्तों, अब अनअकैडमी के साथ में आप अपने प्रिपरेशंस के जरूरत के अनुसार बैच ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की सिलेक्शन पक्की कर सकते हैं। ये सारे बैचेस बहुत ही जल्दी शुरू हो रहे हैं और आप अपनी प्रिपरेशंस में जहां पे भी हैं वहां से आपको बहुत मदद करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इन सभी कोर्सेज के बारे में। जो भी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं ध्यान से सुने, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। आपकी तैयारी के लिए अनअकैडमी लेके आया है 60 डेज का क्रैश कोर्स। इस रिवीजन बैच में होगा लाइव थ्योरी रिवीजन दिन में, और रात में होगा लाइव एमसीक्यू रिवीजन बाय सेम एजुकेटर्स। दूसरा बैच होगा डेली सब्जेक्टिव वाइज एमसीक्यू लाइव रिवीजन हर दिन। इन दोनों बैचेस में आपको 20 से ज्यादा फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे और पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। आप अपनी तैयारी के हिसाब से कोई भी बैच से पढ़ सकते हैं। अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं और डेडिकेटेड गाइडेंस चाहते हैं तो
आपको मैं फाउंडेशन बैच फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए रिकमेंड करूंगा, जो स्टार्ट हो रहा है 26 जनवरी को। ये 10 मंथ का कोर्स है। इसमें आपको मिलेगी लाइव एक्सेस विद टॉप एजुकेटर्स, पीडीएफ रिवीजन नोट्स और वीकली मेगा क्विज। इन सभी कोर्सेज के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। अनअकैडमी पर आप एक ही सब्सक्रिप्शन में पा सकते हैं सभी कोर्सेज का एक्सेस। अब एक एमपीपीएससी का सब्सक्रिप्शन और सारे कोर्सेज आपके मोबाइल में। क्या आप रिवीजन कर रहे हैं और अपना रिवीजन अपनी स्पीड में करने के लिए आप रिकॉर्डिंग रिवीजन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। संपूर्ण ज्ञान में आपको सारे रिकॉर्डेड रिवीजन सेशंस मिलेंगे, जिनमें आप अपने पेस के हिसाब से पढ़ सकते हैं डाउट क्लियरिंग के साथ में। और संकल्प बैच में आपको मिलेगा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग आपके रिवीजन को बूस्ट करने के लिए। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आज ही ज्वाइन करें इस सारे बैचेस को। जिन लोगों ने प्रीलिम्स 2020 क्लियर कर लिया है उन सभी को मेरी तरफ से मैनी कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। अब आप अपने मेंस की तैयारी में बिल्कुल भी चूक ना करें। आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेकर आया है स्वप्न पूर्ति बैच, जिसमें आपको 35 दिनों में एमपीपीएससी मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद डेडिकेटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ। तो आज ही अपनी सफलता की सीढ़ी को एक कदम और आगे बढ़ाएं अनअकैडमी के साथ में। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। इसमें आप अपना गोल एमपीपीएससी और व्यापम को चूज करना है और प्लस कोर्सेज में जाकर अपने मनचाहे बैचेस को एनरोल करना है और फिर बाद में गेट सब्सक्रिप्शन का जो बटन है उसको क्लिक करना है। इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड, जो कि रेड कलर में कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है हरदयाल कुशवाहा, उसको एंटर करना है। तो देर किस बात की है दोस्तों, आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और एमपीपीएससी एंड व्यापम क्रैक करने के लिए तैयार हो जाएं। लेट्स क्रैक इट। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? शिक्षा, व्यापार, प्रशासन या फिर सैन्य सुधार? तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो वो है शिक्षा। चार्ल्स वुड का जो आदेश पत्र था वो शिक्षा के लिए था, जो कि डिस्पैच किया गया था, जिसको कि वुड डिस्पैच के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1954 में, ठीक है ना, जो बना था, उसके सदस्य थे ये कौन? चार्ल्स वुड, ठीक है ना, जिन्होंने कि भारत में शिक्षा की योजना प्रस्तुत की थी। शिक्षा की योजना जो लेके आए थे वो चार्ल्स वुड लेके आए थे। और ये 1854, ये डेट भी, ये सन भी याद रखिएगा, 1854 में ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान सदस्य थे ये। और इन्होंने भारत में जो शिक्षा है उसके लिए एक योजना प्रस्तुत की थी। इसलिए इनको जो भारतीय शिक्षा का, इनको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ठीक है ना। जो लेटर है ना, इस लेटर को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स वुड का जो वुड डिस्पैच है इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो कि शिक्षा के लिए प्रभावी ढंग से इन्होंने प्रस्तुत किया था ब्रिटिश काल के दौरान। अगला क्वेश्चन आ गया, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए डेज में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप इनको बिल्कुल याद कर लीजिएगा। कौन से डे को क्या बनाया जाता है, कौन सा डे होता है। तो डेज वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो बताइए पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 22 मार्च, 7 अप्रैल या फिर 7 मार्च को? तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, ठीक है ना। तो इसको आप याद कर लीजिएगा 22 अप्रैल को, ठीक है। और इसी के साथ में 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, इसको मैं अलग कलर से आपको बताता हूं। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? ये मनाया जाता है विश्व जल दिवस। ये भी आप याद रखिएगा, विश्व जल दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। और इसी के साथ में और 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप जितने भी मैं बता रहा हूं, ये सारे दिवस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए डेज आप पूरे पूरे कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा क्या है? बहुत ही टिपिकल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चंस बना है, ठीक है ना। पिछली परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है एमपीपीएससी प्रीलिम्स में, और लोक सेवा के आया जितने भी पेपर्स होते हैं उनमें ये क्वेश्चंस बना है। ऑप्शन है आपके सामने, समुद्री तूफान, दक्षिणी गोलार्ध,
में पश्चिमी हवाएं, या फिर उत्तरी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें, या फिर प्रशांत महासागर की धाराएं। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? विच वन इज द करेक्ट आंसर, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी हवाएं। ठीक है ना, ये इसका इंपॉर्टेंट और ये बिल्कुल सही है, इसको आपको याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, ये जो पछुआ हवाएं चलती हैं इसी को बोलते हैं गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा। यानी कि ये 40 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है ना, जो दक्षिणी अक्षांश पर जो हवाएं चलती हैं, ठीक है ना, दक्षिणी अक्षांश, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ये इसको इसलिए बोला जाता है दक्षिणी अक्षांश पर जो हवाएं चलती हैं उस हवाओं के कारण इसको बोलते हैं चालीसा, मतलब 40 डिग्री पर जो गरजती हुई हवा चलती है। प्रचंड पचासा मतलब 50 डिग्री पर, और चीखता साठा मतलब 60 डिग्री की जो हवाएं होती हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा दक्षिणी गोलार्ध पर चलने वाली ये हवाएं हैं। ठीक है ना, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। अल्फा अल्फा है क्या है? एक प्रकार की घास, एक जनजाति, एक नगर, या फिर एक पशु? तो इसका सही उत्तर है एक प्रकार की ये घास है। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा, सिंगल लाइन फैक्ट है ये। अगला क्वेश्चन आ गया। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाले प्रदूषक कौन से हैं? हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन? तो इसका सही उत्तर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ठीक है ना, ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं ओजोन परत को। ओजोन परत जो कि पूरी वायुमंडल में अल्ट्रावायलेट, जो अल्ट्रावायलेट रेज है UV, ठीक है ना, उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करती है, जो कि सन से सीधे डायरेक्ट आती है पृथ्वी पर। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये, ठीक है ना, अपने को प्रोटेक्ट करती है। ये समतापीय मंडल में पाई जाती है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, समतापीय मंडल की ये ओजोन परत है। ठीक है, जो ओजोन परत है ये समतापीय मंडल में पाई जाती है, और ये अल्ट्रावायलेट रे से अपने आप को, अपने पृथ्वी को प्रोटेक्ट करती है। और इसको नुकसान पहुंचाता है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ओजोन परत को बहुत जम के नुकसान पहुंचाता है, और उसमें छेद भी हो जाता है। ठीक है ना, वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त भी हो जाती है, और उसको हुई भी है अभी। ठीक है ना, तो ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। अगला क्वेश्चन आ गया। अलकनंदा और भागीरथी मिलती है कहां पर? विष्णु प्रयाग में, देव प्रयाग में, कर्ण प्रयाग में, या फिर बद्रीनाथ में? ये दोनों नदियां कहां पर इनका संगम होता है? तो इसका सही उत्तर है देव प्रयाग। देव प्रयाग में आकर ये दोनों नदियां मिलती हैं, और यहाँ पर ये नदियां मिलती हैं आके वहीं से गंगा नाम पड़ता है इसका। ठीक है ना, ये दोनों नदियां यहाँ मिलती हैं, उसके बाद में यहाँ से गंगा की शुरुआत होती है। ठीक है ना, तो यहीं से इसका नाम गंगा नदी पड़ता है। अगला क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, या फिर कर्नाटका? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है केरल। केरल में है ये सबरीमाला का मंदिर, और ये हनुमान टेम्पल है, ये आपको याद रखना चाहिए। और अभी इस पर पूरे की पूरा सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका निर्णय दिया है कि इसमें अब इस मंदिर पे हर वर्ग के लोग, चाहे महिला हो या पुरुष, सब इसमें पूजा अर्चना करने जा सकते हैं। सबरीमाला बहुत ही ज्यादा डिस्प्यूट का था, तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस भी बन सकता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है, और ये हनुमान टेम्पल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है? कॉफी का बंदरगाह। ठीक है ना, सोआ पोलो, सेंटोस, रियो डी जेनेरियो, या फिर ब्यूनस आयरस? तो इसका सही उत्तर है सेंटोस। सेंटोस जो है वो विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है, यानी कि सबसे अधिक कॉफी की अगर पैदावार कहीं होती है वो सेंटोस में होती है। और ये कहां पर स्थित है? ये है ब्राजील में। ठीक है ना, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये ब्राजील में स्थित है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है, क्या कही जाती है? आइसोबार, आइसोहाइट, आइसोथर्म, या फिर आइसोहेलाइन? तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो इसका सही उत्तर है आइसोहाइट। ठीक है ना, जो समान वर्षा वाले क्षेत्र होती हैं उस रेखा को कहते हैं आइसोहाइट। ठीक है ना, ये आप याद कर लीजिएगा, आइसोहाइट कहते हैं। और आइसोबार किसको कहते हैं? आइसोबार उसको कहते हैं यहाँ पे कि समदाब होता है,
सम दाब वाली जो क्षेत्र होते हैं उस रेखा को कहते हैं आइसोबार, और आइसोथर्म जो होते हैं वो होती हैं समान ताप वाले, ठीक है ना। यहाँ पे इक्वल टेम्परेचर होता है, ठीक है ना, समान तापमान वाले, इक्वल टेम्परेचर का जो क्षेत्र होता है उसको आइसोथर्मल बोलते हैं, आइसोथर्म। और आइसोहेलाइन वाला जो क्षेत्र कहलाता है वो होता है समुद्री जल, ठीक है ना। समुद्री जल में जो खारापन होता है ना उसकी समान मात्रा में प्रदर्शित करने वाली रेखा को, समुद्र में जो खारेपन की समान मात्रा प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको जो मैं बता रहा हूँ? खारेपन की जो समान मात्रा को प्रदर्शित करे, समान मात्रा को प्रदर्शित करे उसको आइसोहेलाइन कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी रेखाओं के बारे में मैंने आपको यहाँ पर अभी क्लियर किया, इसको आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन आ गया, भारत में अवरक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश? तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। सबसे अधिक अगर भारत में कहीं अभ्रक का उत्पादन होता है तो वो आंध्र प्रदेश राज्य में होता है, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है? ऑप्शन आपके सामने है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल या फिर सिक्किम। तो इसका सही उत्तर है सिक्किम। सिक्किम ही ऐसा राज्य है जिसकी की सीमा तीनों देशों से मिलती है, नेपाल से भी, भूटान से भी और चीन से भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, बेलाडीला किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बेलाडीला लोहा अयस्क, बॉक्साइट, कोयला या फिर अभ्रक? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो सही आंसर है लोहा अयस्क। ये लोहा अयस्क की खदान है, ठीक है ना। और कहाँ पर है ये है छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ में है ये। और इसके अलावा एक और लोह की खदान है वहां पे जो कि राजहरा में है, ठीक है ना, डल्ली राजहरा। ये भी आप याद रखिएगा, ये भी छत्तीसगढ़ में है, डल्ली राजहरा। और ये भी एक लोह अयस्क की खदान है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आ गया, पंचवर्षीय योजनाओं का मूल उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाओ, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार या समावेशी विकास या फिर अपवर्गीय विकास? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर था, मुख्य उद्देश्य जो था पंचवर्षीय योजना का था वो था गरीबी हटाओ, ठीक है ना। ये इसका मूल उद्देश्य रखा गया था। और ये योजनाओं की शुरुआत 1974 से लेके 79 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये 5 वर्ष की योजना थी और इसका ही मूल उद्देश्य रहा था गरीबी हटाओ, इनका मूल उद्देश्य बनाया गया था। और इस योजना के जो प्रारूपकर्ता थे, ठीक है ना, इसको बनाया था वो थे डीपी धर। डीपी धर ने इसको पूरा डिजाइन किया था, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, तिलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार या फिर उड़ीसा में? तो इसका जो सही उत्तर है वो है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में है ये तिलचर सबसे प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र। और इसके अलावा और भी यहाँ पे बहुत सारे कोयला के प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। एक तो है ढेकापुर, इसको ढेकानल भी बोलते हैं, ढेकानल। और संबलपुर, यहाँ पे भी कोयले की खदान है संबलपुर में, ठीक है। और तिलचर, ठीक है ना। तो ये पूरी की पूरी ये जितनी भी खदानें हैं ये उड़ीसा में है, ठीक है ना, उड़ीसा राज्य, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। और सबसे अधिक अगर उत्पादन में उड़ीसा का जो नंबर लगता है वो लगता है तीसरे स्थान का, ठीक है ना। 3rd नंबर पे है उड़ीसा कोयले के उत्पादन में, ये भी याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन आ गया, मानव विकास का सूचकांक का आधार क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और जीवन स्तर या फिर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार या फिर स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर या फिर शिक्षा, रोजगार और जीवन स्तर? मानव विकास का सूचकांक इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर है सी वाला, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। ये मानव विकास का सूचकांक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? बी आर अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी ने, दीनदयाल उपाध्याय ने या फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने? तो इसका सही उत्तर है बी आर अम्बेडकर। इन्होंने कहा था संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। और बी आर अम्बेडकर ही थे जिन्होंने की
इस पूरे संविधान का प्रारूप बनाया था। यानी कि ये प्रारूप जो समिति थी उसके ये अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ये B.R. अम्बेडकर जी, ठीक है ना। और इस समिति के 7 अलग से मेंबर भी थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। संविधान सभा अगर आपने नहीं पढ़ी है, एमपीपीएससी के सब्जेक्ट में है संविधान सभा, अगर आपको नहीं उसके बारे में जानकारी है तो संविधान सभा, जिससे कि संविधान को लिखा गया था, संविधान सभा में ही पूरी तैयारी की गई थी, तो उसके बारे में मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है मेरी प्लेलिस्ट से जाकर, ठीक है ना। एमपीपीएससी प्रीलिम स्टडी की जो प्लेलिस्ट है वहां से आप पूरा का पूरा मध्य प्रदेश एमपीपीएससी का टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। टॉपिक वाइज मैंने पूरे के पूरे हर टॉपिक पर जो नवीन पाठ्यक्रम है, नए पाठ्यक्रम के अनुसार पूरे के पूरे वीडियोस बनाए हुए हैं। यू कैन स्टडी फ्रॉम देयर ऑल्सो, ठीक है ना। तो संविधान सभा पर भी पूरा वीडियो मेरा बना हुआ है, तो वहां से भी आप पूरा समझ सकते हैं ये पूरी की पूरी संविधान के बारे में जानकारी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधक विधेयक से संबंधित है। यानी कि ये जो दल बदल का निरोधक कानून है ये किस संविधान के संशोधन में दिया गया था। 51वां, 52वां, 53वां या फिर 54वां। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, तो इसका सही उत्तर है 52वां। 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ये दल विरोध का कानून जो है इस पर अंकुश लगाया गया था, और ये 1985 में किया गया था, 1985 में, जिससे कि कोई भी एक दल का नेता दूसरे दल में जा ना सके और जाने से पहले उसको उस पर्टिकुलर सीट को छोड़ना पड़ेगा, देन दे कैन मूव फ्रॉम वन पार्टी टू द अनदर पार्टी। ओके, तो दिस इज द फैक्ट। इस कारण से ये दल बदल निरोधक कानून बनाया था, क्योंकि इसके कारण सरकार में अस्थिरता का माहौल आ जाता था, क्योंकि वो किसी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में, ठीक है ना, कोई भी एक लालच देकर वो पार्टी उसको खींच लेती थी, और वहां पर जो मत थे, ठीक है ना, जो ओपिनियन था, जो सीटें थी वो कम हो जाती थी और सरकार गिरने का भय रहता था। इस कारण से ये दल बदल निरोधक कानून बनाया गया। तो इस कारण से ये जो लागू हुआ था ये आपको याद रखना है। 1985 में इसमें अमेंडमेंट किया गया और इसको संविधान की अनुसूची में भी शामिल किया गया। संविधान की 10वीं अनुसूची, ये भी याद रखना है, 10वीं अनुसूची में इसको रखा गया है, ठीक है। संविधान में टोटल कितनी अनुसूची हैं? 12 अनुसूची हैं, जिसमें कि 10वीं अनुसूची में ये दल बदल का कानून है। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, 2 अनुसूची और है, ठीक है ना। इनको भी बारे में आपको जानकारी चाहिए तो प्लेलिस्ट से जाके ये पूरी वीडियो मेरे को देख सकते हैं। इसमें 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची के बारे में मैंने जानकारी दी है। तो 11वीं अनुसूची में क्या है? 11वीं अनुसूची में है पंचायत के बारे में, ठीक है ना, पंचायती चुनाव, और 12वीं अनुसूची में है नगर निगम के बारे में, नगर निकाय का जो चुनाव है उसके बारे में पूरी जानकारी मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? सोलो मॉडल, डोमर मॉडल या रॉबिन्सन मॉडल या फिर महा लनोबिस मॉडल। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? तो वो है महा लनोबिस मॉडल पर ये आधारित थी। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब आई थी? ये आई थी 1956 से लेके 61 के बीच में। और इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था औद्योगिकरण, ठीक है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर तीव्र जोर दिया गया था, और उसका लक्ष्य यानी कि उसका टारगेट दिया गया था और लक्ष्य निर्धारित किया गया था। और ये योजना का जो मॉडल था ये पीसी, इसका पूरा नाम जो है वो है पीसी महा लनोबिस मॉडल, ठीक है ना, उसके आधार पर ये आधारित थी, ठीक है। और इससे पहले पहली पंचवर्षीय योजना थी वो कब आई थी? इससे पहले की 5 साल पहले, अगर इसको काउंट कर लें, 1951 से लेके 1956 के बीच में ये पहली पंचवर्षीय योजना थी, और ये दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। और पहली पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो था डोमर मॉडल। डोमर मॉडल जो कि ऊपर लिखा हुआ है ये डोमर मॉडल था पहली पंचवर्षीय योजना का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 49 में, 50 में, 52 में या फिर 53 में? मैंने पिछली क्वेश्चंस में भी ये क्वेश्चंस पूछा है, तो इसका आंसर है 1952 में पहले आम चुनाव कंडक्ट किए गए थे, ठीक है ना। जब संविधान बन गया था, संविधान बनने के बाद में ये 1952 में ये आम चुनाव
हो गए थे, ठीक है ना। 51 में इनकी तैयारी हुई थी और 52 में होकर ये कंप्लीट हो गए थे, ठीक है ना। 1951 से शुरू हुए थे और 1952 तक कंप्लीट हो गए थे। 1951 के अंत में शुरुआत हुई थी और 52 में ये चुनाव कंप्लीट हो गए थे। तो ये थे पूरे 30 क्वेश्चन जो कि एमपीपीएससी के फर्स्ट पेपर पर मैं एमसीक्यू सीरीज लेके आया हूँ, उसका ये, ठीक है ना, ये भाग था। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, साथ में शेयर करें और साथ में मेरे चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आपको जितनी भी मैं वीडियो बनाऊंगा इस सीरीज के एमपीपीएससी एमसीक्यू सीरीज फर्स्ट पेपर के, वो सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे और लगातार पूरे वीडियोस देख पाएंगे। तो इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करता हूं। अगला वीडियो लेकर कल फिर हाजिर होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।